वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और यह सारे क्वेश्चन जो 15/2/2023 को जो पेपर होने वाला है साइंस का, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बनाएंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, किसके भाग होता है? यह गोलीय दर्पण का भाग होता है। गोलीय दर्पण कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जो बाहर से क्लई किया हो और अंदर से उसका क्या हो, परावर्तक सतह, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और जो अंदर से क्लई किया हो और बाहर से उसका मतलब परावर्तक सतह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उत्तल दर्पण। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि इसका मतलब कि फोकस दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण बनाते हैं। तो अवतल दर्पण बनाएंगे तो हम लोग क्या है, एक अवतल दर्पण बनाएंगे और दर्पण का जो बीचों बीच वाला बिंदु है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब कि उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग ध्रुव। अवतल का जो कोई भी किसी भी दर्पण का जो बीचों बीच वाला बिंदु, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। और कहीं न कहीं दर्पण है तो क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो क्या कहते हैं हम लोग? फोकस। अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी को देखते हुए अगर ये डिसाइड करें कि किसका मतलब अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी क्या होगा, तो हम लोग सारा का सारा दूरी कहाँ से लेते हैं? हम लोग मतलब कि ध्रुव से लेते हैं। हम लोग कहाँ से लेते हैं? ध्रुव से। अगर ध्रुव से अगर हम लोग बायां की तरफ जाएंगे तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और ध्रुव से बायां की तरफ दाहिना की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा? प्लस। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? यह प्लस। और नीचे की तरफ जाएंगे क्या होगा? माइनस। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ होता है? बायां की तरफ। तो बायां की तरफ होता है तो इसमें क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जो अंदर से क्लई क्या हो और बाहर से उसका परावर्तक सतह हो। अंदर से क्लई क्या हो और बाहर से उसका परावर्तक सतह हो। तो ये दर्पण कहीं ना कहीं साफ करता है कि यहाँ होगा, अब फोकस यहाँ होगा। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। और वही अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। जो हम लोग रोगियों के जो नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए जो डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो किसका करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? मतलब अभिसारी लेंस किस लेंस को कहेंगे? मतलब कि ऐसा कि लेंस जो सारे प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी प्रकाश की किरण आएगी उसको क्या करेगा? एक बिंदु पर लाके इकट्ठा कर देगा। तो ऐसा कौन सा लेंस है? तो लेंस कितने तरह का होता है? 2। एक होता है उत्तल लेंस और एक क्या होता है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच के अपेक्षा किनारे में क्या हो? पतला हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस किसे कहेंगे? जो बीच के अपेक्षा किनारे में क्या हो? मोटा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस में जब हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो ये सारा कहाँ पे गुजरेगा? फोकस पे। एक ही बिंदु पर लाके इकट्ठा कर दिया, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं हम लोग? उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। सेकेंड में क्या कर रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए लेंस की फोकस दूरी, तो P बराबर क्या होता है? 1/f, जहाँ P क्या है? पावर है और F क्या है? फोकस दूरी है। अब यहाँ पे क्षमता मतलब पावर दे रखा है, तो कितना दे रखा है? 2 डायोप्टर दिए रखा है और बराबर में 1/f। हमको क्या निकालना है? F निकालना है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे कोना कानी गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a बराबर कितना हो जाएगा? 1। a बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ये किस में आ जाएगा? मीटर में। लेकिन सभी ऑप्शन किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। ये +50 सेंटीमीटर, ये -50 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए मतलब किससे गुना करना पड़ेगा? 100 से। तो 100/2 तो 50 दूना 100। और देखिए यहाँ पे जो क्षमता है ये प्लस का है, तो मेरा आंसर भी क्या आएगा? प्लस। तो कितना आएगा? +50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं? आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा। अब क्या करा है? किस में? विरल माध्यम में। सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है? देखिए अगर मान लीजिए अगर नीचे में विरल है और ऊपर में क्या है? सघन है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो ये क्या होगा? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी का जस्ट दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अविलंब से दूर भाग जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से क्या होगा, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। 8 में क्या कह रहा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग कैसी तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, जो मानव का जो नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव जो का नेत्र है किस लेंस की तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। 10 में क्या कर रहा है, मानव नेत्र जिस भाग में प्रतिबिंब बनता है, तो मानव का जो नेत्र होता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और रेटिना या दृष्टिपटल कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। तो क्वेश्चन पूछे कि मानव का जो आँख का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना या दृष्टिपटल पे, वह किस तरह का बनता है, तो वास्तविक और उल्टा दोनों बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। अब देखिए, एक कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए अधिकतम दूरी कितना होगा, अनंत। और यही क्वेश्चन पूछा है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ कैसे जोड़ते हैं, हम लोग श्रेणी क्रम में। और आमीटर मतलब क्या नापता है, तो विद्युत धारा को नापता है। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर से हम लोग क्या नापते हैं, वोल्टेज। क्या नापते हैं हम लोग, वोल्टेज नापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए तो विद्युत चुंबक हम किससे बनाते हैं, तो नर्म लोहा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14 पे। आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और इसी में कहा जाता है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है विद्युत धारा का, एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। कि दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और फिर किस में जोड़ते हैं, पार्श्व में। तो संयुक्त उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा, तो ये देखिए पहले किस में जोड़ते हैं हम लोग, लंबाई और क्या है कि 4:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ में कितने अनुमातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है, जबकि 220 वोल्टेज पर 1 किलोवाट विद्युत उपयुक्त होता है, तो हम लोग कितना इसका उपयोग करते हैं, तो इसमें करते हैं 5 एम्पियर। कितना करते हैं हम लोग, 5 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। 1 हॉर्स बराबर होता है, 1 HP का होता है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखिए, तो विद्युत शक्ति क्या था, P बराबर क्या होता है, VI। तो कहीं ऑप्शन में VI है, लेकिन जब हम ओम के नियम से पढ़ते हैं V बराबर क्या पढ़ते हैं, IR। तो जहाँ पे V है वहाँ पे कितना रख देंगे हम लोग, IR। तो यहाँ पे IR इंटू में I, तो क्या हो जाएगा, I²R। तो कौन सा निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। 20 में क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सीधी धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब देखिए, धारावाही तार में धारा किधर के है, पूरब की तरफ, धारा इधर है। तो कह रहा है कि इसके ऊपरी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। अब मान लीजिए, देखिए ये पूरब की तरफ है तो इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, इसके नीचे। तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी की ओर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में क्या कह रहा है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो विद्युत जनित्र होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो घर में जो विद्युत से दुर्घटना होता है वह किसके कारण होता है, तो वह होता है शॉर्ट सर्किट के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
4 सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सौर कुकर में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 2HI, इसको क्या इसमें क्या कौन सा क्रिया परावर्तित H2 + I2 बनाया, यह अपक्रिया सूचित करता है। देखिए तो ये कैसा अपक्रिया है? तो ये अपक्रिया है मतलब देखिए प्रकाश परावर्तन किसके कारण है? प्रकाश के कारण। तो प्रकाशीय अपघटन ये क्या टूट रहा है 2HI जो है H2 + I2 में और किसकी उपस्थिति में? परावैंगनिक किरण की उपस्थिति में। तो ये कैसा अपघटन हो रहा है और अपघटन में भी कैसा? प्रकाशीय अपघटन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। 26 में क्या कह रहा है कि 26 में रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन। क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन जुटा तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन। अगर उपचयन किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? उपचयन। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। तो क्वेश्चन में पूरा ऑक्सीजन का योग मतलब जुड़ना, तो ये क्या कहलाएगा? उपचयन। और इसी क्वेश्चन में कहता कि ऑक्सीजन का हटना, तो हम क्या कहेंगे? अपचयन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया CuO कॉपर ऑक्साइड + हाइड्रोजन, ये क्या बना दिया? Cu+ में H2 और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे Cu था तो Cu से ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। ऑक्सीजन में क्या हो गया? जुट गया। तो जहाँ पे ऑक्सीजन जुटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब कि ऑक्सीकरण, मतलब क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे। निम्न से कौन सा भस्म नहीं है? भस्म की बात कर रहा था। भस्म इसमें से कौन नहीं है? देखिए तो भस्म देखिए CO भस्म है, NOH भी भस्म है और Na2CO3 भस्म है, लेकिन NaCl क्या है? ये एक भस्म नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन सा गैस जो है चूने की पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो चूने की पानी को क्या कर देता है? दूधिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे। हमारा शरीर किस pH प्रास में कार्य करता है? तो जो हमारे शरीर का जो pH मान होता है वो कितना होता है? 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी में कहेगा कि खून का pH मान कितना होता है? तो 7.4। इसी में कहेगा आंसू का pH मान कितना होता है? तो 7.4। इसी में कहेगा नींबू का pH मान कितना होता है? तो 2.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। इस अम्ल को हम लोग मतलब किस नाम से जानते हैं? तो इस अम्ल को हम लोग मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, तो हम लोग किससे निकालते हैं? लाइकेन के पौधे से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है क्या? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। तो CaOCl2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विरंजक चूर्ण हो गया 36 में क्या कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर, जो धातु का ऑक्साइड है जो जल में घुलकर क्या देता है? तो धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या देता है? क्षार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु की बात करता है। धातु कौन हो जाएगा? देखिए मरकरी क्या कहते हैं? पारा। और अधातु की बात करता है तो अधातु क्या हो जाता है? ब्रोमीन। अधातु की बात करता है तो अधातु कौन हो जाता है? ब्रोमीन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से ये तो हो गया 38। बॉक्साइट मैग्नीशियम की, देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का मतलब अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ताम्र एवं टीन मिश्र धातु है। जो ताम्र है और जो टीन है वह किसका मिश्र धातु है? ये कांसा का मिश्र धातु। अगर क्वेश्चन जाए कांसा का मिश्र धातु क्या है? तो तांबा और टीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे। निम्न से कौन सा
सहसंयोजी यौगिक है। अब देखिए एक होता है आयनिक यौगिक और एक होता है संयोजी। आयनिक यौगिक में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बंधन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। और जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से मतलब कि साझा से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक। देखिए यहाँ पे NaCl, तो ये इसमें प्लस चार्ज माइनस है, फिर Ca प्लस चार्ज Cl2 माइनस, फिर Na2 प्लस और O माइनस, लेकिन CH मीथेन एक ऐसा है सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अपक्रियाशील है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा सबसे अधिक अपक्रियाशील है। अब देखिए यहाँ पे ये मीथेन है, ये इथेन है और ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए C2H4 ये क्या है, सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। COH प्राकृतिक समूह को निम्नलिखित में से हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, अगर ऐसे रहे COO और यहाँ पे क्या हो जाए H, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग COOH के हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कीटोन के क्या कहते हैं हम लोग, C इसमें O और फिर यहाँ पे O, इधर भी कोई असमूह और इधर भी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन। अल्कोहल का क्या होता है, OH। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर OH जुड़ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए हाइड्रोकार्बन कितने तरह का, दो तरह का, एक होता है क्या, संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं, कार्बन कार्बन में एकल बंधन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त। और असंतृप्त किसे, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन या डबल बंधन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त। अब मान लीजिए कि यहाँ पूछ रहा है कि असंतृप्त कौन है। अब देखिए CH4, तो इसमें क्या है, सिंगल बंधन है, तो ये क्या होगा, संतृप्त। C2H6 ये भी क्या है, संतृप्त। लेकिन C2H4 मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये असंतृप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको पता करना है कि किस में सिंगल बंधन है, किस में एकल बंधन है, तो एक क्या होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन क्या होता है, CnH2n प्लस में 2। अगर मान लीजिए जितना कार्बन है उससे दुगुना अब प्लस में 2 उतना हाइड्रोजन है, तो ये इसमें कौन सा बंधन होगा, सिंगल बंधन। अब बाकी अल्केन, अल्कीन का क्या होता है, CnH2n और अल्काइन क्या होता है, CnH2n माइनस में 2। चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन के मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग अपलोड कर देंगे, है ना। हम 43 पे हम लोग छोड़ रहे हैं। और मतलब कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे क्या करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।